तो आज मैं बात करने वाला हूँ कॉमिक्स घोस्ट राइडर वुल्वरीन एंड वेपन्स ऑफ वेजस के बारे में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कॉमिक्स वॉज एक्सप्लेन बाय एबी। तो कॉमिक्स के अंदर स्टोरी की शुरुआत होती है सीडार सिटी उथा से, जहाँ पे हमें दो म्यूटेंट्स देखने के लिए मिलते हैं और वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं एक घर के बारे में। फीमेल म्यूटेंट अपने पार्टनर से कहती है, इंसानों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, वो हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी आज़ादी भी छीन ली और हमारा वजूद, मुझे अब कोई परवाह नहीं है अगर एक भी इंसान इस धरती से खत्म हो गया तो। और इससे हमें ये पता चलता है कि इंसानों ने रोबोट्स को बना लिया है जो कि म्यूटेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर सकें, और ये म्यूटेंट्स उन्हीं सबसे बचने के लिए इंसानों के इलाकों में रहने के लिए आए हैं। रात के सन्नाटे में ये दोनों म्यूटेंट अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हमें एक जोरदार धमाका देखने के लिए मिलता है और भी म्यूटेंट उस धमाके को देख काफी हैरान हो जाते हैं। कार को तेजी से लेकर वो उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी सी आग उन म्यूटेंट्स की तरफ आ रही होती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये कोई घोस्ट राइडर हो, लेकिन ये घोस्ट राइडर नहीं होता है और ये होता है वुल्वरीन। वुल्वरीन को कैसे ये पावर्स मिले हैं और वुल्वरीन कैसे एक घोस्ट राइडर बन चुका है, तो मैंने इन सभी चीजों को एक शॉर्ट्स के अंदर समझाया हूँ और नीचे वीडियो के नीचे उसका लिंक है, आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वुल्वरीन अपने क्लॉस से हमला कर कार को ओवर कंट्रोल कर देता है और ओवर कंट्रोल होने के कारण कार ड्रिफ्ट करते हुए रुक जाती। कार के अंदर से दोनों म्यूटेंट्स बाहर आते हैं और वो वुल्वरीन को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त वुल्वरीन उन पे हमला कर उन्हें मार देता और उनकी बॉडी से एक मार्क बना रहा होता। तभी अचानक वुल्वरीन कार की तरफ जाने लगता है और जब वो कार का दरवाजा खोलता तो हमें एक बच्चे की आवाज़ आती और उसी वक्त हमें एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती कि तुम इस बच्चे को मार दो। और एक आदमी होता है जो वुल्वरीन को पूरी तरह से प्रेशराइज करता है ताकि वो बच्चे को मार दे, और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो वुल्वरीन को ऑर्डर दे रहा होता है और ये होता है फादर पाइक। और तभी हमें उसके पीछे से एक हाथ आता हुआ देखता है और वो उसे रोक लेता है ये सब करने से, और जिसने फादर पाइक को रोका होता है वो होता है जॉनी ब्लेज यानी कि घोस्ट राइडर। पाइक जॉनी को देख बोलता है, मैं तुमसे अभी कुछ देर बाद मिलता हूँ, और वो उसके ऊपर एक एनर्जी बीम से हमला करता और वापस उसे कैद कर देता जहाँ से जॉनी आया होता। जॉनी अपने अंदर के डीमन को बाहर लाना चाहता है, लेकिन हेलमेट लगे होने के कारण वो अपने पावर्स को बाहर नहीं ला पा रहा और इसी हेलमेट के लगे रहने के कारण वो वुल्वरीन को भी कंट्रोल कर रहा है। टेंसी में कहीं हमें रात के अंधेरे में एक कार चलती हुई दिखती है और कार के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है जेफ और टालिया। जेफ और टालिया वुल्वरीन और जॉनी की हो रही फाइट के बारे में बात करते हैं कि शायद वो फाइट रुक गई होगी या सब कुछ ठीक हो गया होगा। टालिया और जेफ काफी दूरी पर होते हैं और वे सफर तेजी से पूरा करने के लिए जेफ एक बटन टीपता है और कार रॉकेट की स्पीड से बहुत तेजी से चलने लगती है और ये हेल ऑफ फायर होता है जिसकी वजह से कार की स्पीड काफी तेज हो जाती है। और यहाँ पे जेफ टालिया से अपने बारे में कुछ बताता है कि वो अपनी जिंदगी को काफी महत्व देता था अगर जॉनी और टालिया इसकी ज़िंदगी में जब तक नहीं आए थे, और टालिया और जॉनी को ज्वाइन करने से पहले जेफ को भी नहीं पता था ये लोग काम क्या करते हैं, लेकिन इनके आने से जेफ की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई और उसे नए नए एडवेंचर्स करने का मौका मिलता रहा। सफर काफी लंबा होता है तो टालिया जेफ को उस डीमन के बारे में बता रही होती है जो डीमन वुल्वरीन के ऊपर होता है और जिसकी वजह से वुल्वरीन बन चुका है। वो बताती है इसका नाम बागरागुल है और ये मेफिस्टो का एक नमूना है और इसको मेफिस्टो ने तब बनाया था जब वो काफी बोर हो चुका था अपने आसपास हो रही चीजों को देखते हुए। और इस डेविल की कुछ खासियत है, ये बस रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है और इस डीमन की अपनी कुछ खासियत है जो मेफिस्टो को खुश करने के लिए गिटार की मधुर धुन निकालता है और एक शानदार मांस की आकृति बनाता है जिसे देख मेफिस्टो काफी खुश होता है और वे पाप को एक सुंदरता में बदलना चाहता है। काफी लोगों को लगता रहा ये स्टैचू बस मेफिस्टो के लिए बनाया है और इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर एक स्टैचू का एक नया आकार एक नए शब्द को ईजाद करता रहा और हर एक स्टैचू का एक अपना मतलब होता है। जैसे इस स्टैचू का मतलब है राजा और इस दूसरे स्टैचू का मतलब है कि तुम उसकी पूजा करो और इसका मतलब है कि वो आने वाला है या वो अभी भी आगे बढ़ रहा है। और टालिया जेफ के हाथों में कुछ तस्वीर देती है और वो इन तस्वीरों को देते हुए उसको बताती है कि ये तस्वीर जो मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम इसे काफी सावधानी से देखना और कुछ देर के लिए बिल्कुल भी डरना मत। और वो दिखाती है इस तस्वीर के अंदर कि कैसे बागरागुल जन्म लेता है और इस फोटो के अंदर हमें कुछ लोग पूजा करते हुए देखते हैं चांद के अंधेरे में जो एक काली रात होती है। और इस फोटो के अंदर दो लोगों को एक साथ जुड़ते हुए दिखाया गया है और ये जो रस्म होती है ये एक ऐसे आदमी के कब्र के नीचे की जाती है जिसे फांसी देकर मारा गया होता है और वे इस बच्चे को पूरी तरह से मेफिस्टो के लिए ही बनाना चाहते थे। और इस रस्म की वजह से बागरागुल बीरैम के ऊपर आता है। जब 9 महीने बाद इस बच्चे का जन्म होता है
तो हॉस्पिटल वालों को ये बच्चा खून में लिपटा हुआ मिलता है। जो भी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या स्टाफ, उन सभी के टुकड़े हो गए होते हैं और उन सभी की हड्डियों की एक आकृति बनी हुई होती है। और ये सब ऐसा हुआ होता है मानो जैसे ये कोई एक बुरा सपना हो जो बस बीत गया हो। जेफ और टालिया का सफर अब पूरा हो चुका होता है और वो दोनों अब पाइक के बेस पे पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे इन सभी चीजों की शुरुआत हुई होती है। और उन दोनों को वुल्वरीन और घोस्ट राइडर की लड़ाइयों के कुछ अवशेष भी मिलते हैं और वो काफी निशान छोड़े होते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों अंदर जाते हैं। टालिया जेफ को बताती है ये सब चीजें जो हो रही हैं ये गवर्नमेंट खुद ही करा रही है। जैसे उन्होंने वुल्वरीन को चुना था उसे एक किलर मशीन बनाने के लिए। तभी बिरैम को होश आ जाता है और वो एक खून के टब में पड़ा हुआ होता है और उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इन सभी चीजों से अलग करने लगता है। जो पाइक से पूछता है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं की है। पाइक कहता है नहीं, कोई गलती तुमने नहीं की है और अभी तक अच्छा है कि तुम अभी तक जिंदा हो। पाइक ऐसा इसलिए कह रहा होता है जब बिरैम के ऊपर से बागरागुल हटता है तो बिरैम काफी कमजोर हो गया होता है और ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ कुछ ही देर में हो जाएगी, लेकिन इस वक्त बिरैम अभी भी जिंदा है और इसीलिए बिरैम को देखकर पाइक काफी हैरान हो गया होता है। बिरैम बताता है बागरागुल के ना रहने से वो काफी अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन उसे एक अपने अंदर अधूरापन महसूस हो रहा है और वो काफी कमजोर महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि बागरागुल उसके पास वापस आ जाए, जो कि इस वक्त नामुमकिन होता है क्योंकि बागरागुल इस वक्त वुल्वरीन के ऊपर होता है। बिरैम पाइक से काफी रिक्वेस्ट करता है ताकि वो बागरागुल को उसके ऊपर ला दे, लेकिन पाइक ऐसा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो वुल्वरीन को पूरी तरह से काबू करना चाहता है और जो मेफिस्टो के लिए और भी अच्छे से काम कर सकता है आगे। और इधर पाइक अभी भी हेल्वरीन को उस बच्चे को मारने का ऑर्डर देता है कि तुम इस बेबी म्यूटेंट को अभी खत्म कर दो, लेकिन वुल्वरीन अपने ऊपर डीमन को हावी होने से कुछ देर के लिए रोकता है और वो उस बच्चे को मारने से अपने आप को रोक लेता है। और ये सब देख पाइक काफी हैरान हो जाता है कि वुल्वरीन ने अपने ऊपर के डीमन को कैसे रोक लिया और वो उस बच्चे को मारने से अपने आप को कैसे पीछे कर रहा है। पर वुल्वरीन के ऊपर डीमन अभी भी काफी तेजी से हावी हो रहा होता है, तो वुल्वरीन अपने आप को रोकने के लिए खुद को ही पंच करने लगता है, जिससे वो कुछ कदम पीछे चला जाता है और हेल्वरीन अपने ऊपर के डीमन को अपने ऊपर हावी होने से रोक लेता है और कहता है मैं मेफिस्टो का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन तुम अमेरिका के गुलाम जरूर हो। और हेल्वरीन को काबू खोता हुआ देख पाइक उसके ऊपर अपनी पावर से काबू करने की कोशिश करता है और वे अपनी बातों को उससे ध्यान से सुनने के लिए कहता है। और पाइक हेल्वरीन को ऑर्डर देता कि तुम्हारे आसपास कुछ म्यूटेंट हैं पहाड़ों के बीच में, तुम जाओ उन्हें उसी वक्त खत्म कर दो और अपनी आग से उन्हें पूरी तरह से जला के राख कर दो। वुल्वरीन उससे भी मना करता रहता और उसको कंट्रोल खोता देख पाइक सोचता है कि मैं अब इसी के पास चला जाऊं। और इधर पाइक और बिरैम हेल्वरीन के पास आ गए होते हैं और इधर दूसरी तरफ अब पाइक की लैब पूरी तरह से खाली हो चुकी है और लैब में पाइक के जाते ही टालिया और जेफ भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जेफ टालिया से कहता है लगता है कि हम यहाँ पे अकेले हैं, लेकिन टालिया कहती है हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ होती है। टालिया पाइक की लैब में काफी काला जादू महसूस करती है और वो बताती है कि यहाँ पे बहुत सारा काला जादू है। और वे कुछ कदम चलते हैं तो देखते हैं एक सिलेंडर के अंदर जॉनी होता है और वे उसे देख टालिया अपनी पावर से उसे वापस लाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे वापस होश में ला सके। कुछ देर कोशिश करने के बाद जॉनी अब पूरी तरह से वापस होश में आ चुका होता है, लेकिन जॉनी अभी भी काफी कमजोर हालत में होता है। जेफ टालिया के वहाँ के कंप्यूटर सिस्टम को दिखाता है और बताता है लगता है ये सब वुल्वरीन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और ये यहीं से वुल्वरीन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और इधर दूसरी तरफ हेल्वरीन पाइक के पास वापस आ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन पाइक उस जगह पे नहीं होता है और लैब के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं जॉनी, जेफ और टालिया। जेफ वुल्वरीन को आता हुआ देख वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है और गन से फायर करते ही हेल्वरीन बाइक का कंट्रोल खो देता है और वो कुछ दूरी पे जाके नीचे गिर जाता है। हेल्वरीन अभी भी नीचे गिरा हुआ होता है। हेल्वरीन गुस्से से चिल्लाने लगता और उसकी आग की लपटें काफी तेज होने लगती हैं और तभी हमें एक आवाज सुनने के लिए मिलती कि तुम अपने तोहफे के हकदार नहीं हो, तुम इसकी पूरी तरह से कदर नहीं कर रहे हो और मैं तुमसे अब ये वापस लेने वाला हूँ। बिरैम अभी भी ये सब देख रहा होता है। जॉनी हेल्वरीन और पाइक को देख अपनी पावर्स लाने की कोशिश करता है और ये सब होता हुआ देख टालिया जॉनी से कहती है हमें अब किसी और की जरूरत है और हमने इन्हें जितना रोकना था उतना हमने इन्हें रोक लिया है, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी जॉनी गुस्से में अपनी स्किन को नोचने लगता है और हमें देखने के लिए मिलता है उसका पूरा स्कल दिखने लगा है और वो अब पूरी तरह से घोस्ट राइडर में बदल चुका है। जॉनी को स्किन नोचता हुआ देख जेफ काफी डर जाता है और टालिया तभी बताती है ये पहले ही मर चुका है। जॉनी अब पूरी तरह से घोस्ट राइडर में बदल चुका होता है
जॉनी को घोस्ट राइडर में बदलता हुआ देख पाइक उसे देखने लगता है और इधर बिरैम हेलवरिन के पास वापस जाकर बोलता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत ही चीज़ें बुरी की हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी कानूनी कार्रवाई और पुलिस रिपोर्ट में ही चली गई और जिनको मैंने मारा मैंने उनकी ही बॉडी से एक नई आकृति तैयार की। पर मेरी ज़िंदगी में एक समय खुशी का ऐसा वक्त था जब मेरी लाइफ में ऐड आई थी और वो जितने भी बेघर लोग थे या जो पूरी तरह से टूट गए थे वे उनके संपर्क में थी और उन्होंने मुझे दोबारा खड़े होने में मदद। बिरैम अपने घुटनों पर हेलवरिन के सामने होता और वो कहता वो नहीं चाहती थी कि मैं कभी मरूं और ना ही मैं इन सब गलत रास्तों पे पड़ूं। बिरैम एडा के मौत का जिम्मेदार हेलवरिन को ही मानता है और पाइक के कुछ साथियों का जिसको हेलवरिन ने मार दिया था। बिरैम को ऐसा लगता है ये सब हेलवरिन मेफिस्टो के लिए कर रहा है और बिरैम बागरा से अपने ऊपर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि तुम मेरे ऊपर वापस आ जाओ क्योंकि मुझे अब काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। तुम नहीं हो तो मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरे ऊपर वापस आ जाओ। अगर तुम मेरे ऊपर वापस आ जाओगे तो मैं इस पूरी दुनिया को मेफिस्टो के रंग में रंग दूंगा, यानी कि इस पूरी दुनिया को मैं लाल कर दूंगा। हेलवरिन और बिरैम के बीच में अभी ये दोनों बातें चली रही होती हैं तभी एक कार तेजी से हेलवरिन को पीछे से टक्कर मारती। कार के टक्कर से हेलवरिन अपने घुटनों पर होता और उस कार के अंदर से घोस्ट राइडर बाहर निकलता और वे वुल्वरिन के अंदर के शैतान को कहता, यानी कि बागरा को कहता कि मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ और मैं तुम्हें कई सालों से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम अब जाकर मुझे मिले हो। घोस्ट राइडर हेलवरिन पर हमला करता और कहता आज की रात मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हें नर्क के दरवाजे में पूरी तरह से बंद कर दूंगा। हेलवरिन और घोस्ट राइडर में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान घोस्ट राइडर हेलवरिन से कहता, लोगन क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम इस शैतान को अपने ऊपर हावी होने से रोको। अगर तुम इसके साथ जुड़े रहोगे तो इसके साथ तुम भी मारे जा सकते हो। घोस्ट राइडर अपनी चेन से उसे पकड़ता और उसे तेजी से एक पत्थर पे दे मारता। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वुल्वरिन के ऊपर से अब वो डीमन चला गया है, पर अचानक हेलवरिन घोस्ट राइडर के सीने पे अपने क्लॉस से हमला करता और कहता मैं नर्क में तुम्हारी हड्डियों से एक ऐसी आकृति करूंगा जहाँ पे सभी शैतान आके तुम्हारे इस स्कल में पेशाब करेंगे। ये सब सुन घोस्ट राइडर काफी गुस्से में आ जाता और उसकी आग की लपटें काफी तेज हो जाती और जिससे हेलवरिन कुछ कदम पीछे चला जाता। घोस्ट राइडर बताता तुम मुझे कभी सजा नहीं दे सकते क्योंकि मैं हमेशा एक सजे में रहता हूँ और इस दर्द के आगे तुम्हारा दर्द भी फीका पड़ेगा। हेलवरिन को उन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हेलवरिन घोस्ट राइडर की चेन उससे वापस ले लेता और घोस्ट राइडर अपने घुटनों पे होता है। तभी वहाँ पाइक आता है। पाइक बागरा को वुल्वरिन के अंदर से निकाल लेता और वे उस डीमन को बिरैम के ऊपर वापस जाने के लिए कहता है और अभी डीमन बिरैम के ऊपर आ ही रहा होता है। तभी लोगन उस डीमन को बिरैम के ऊपर जाने से वापस रोक लेता और उस डीमन को अपने ऊपर वापस आने देता। डीमन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और वे उसे अपने ही तरीके से यूज करने लगता है। उसे ऐसा करता देख पाइक काफी डर जाता है और वे मेफिस्टो से प्रार्थना करने लगता ताकि वो बागरा को वापस ले ले। ये सब पाइक अभी कह ही रहा होता है तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस से उस पर हमला कर उसे मार देता है। लोगन बागरा को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बिरैम वुल्वरिन के ऊपर कूद जाता है ताकि बागरा उसके ऊपर वापस चला जाए। बिरैम बागरा के बिना जी नहीं सकता और वो कहता है कि मुझे ये ताकत चाहिए, मैं इसे शुरू से ही चाहता था। और तभी बिरैम के ऊपर बागरा आने लगता है। बिरैम के ऊपर बागरा आते ही एक जाइंट फायर मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसे ऐसा बदलता देख घोस्ट राइडर अपनी पावर्स को यूज करता है। वे उसे अपने स्पिरिट फॉर्म में ले जाकर वह उसके बारे में देखता है कि ये क्या जीने लायक है या इसे मार देना ही बेहतर है। घोस्ट राइडर बागरा और बिरैम दोनों को गुनहगार पाता है और वे उन दोनों को एक स्टैचू में बदल देता है और ये सब फाइट इस वक्त रुक गई होती है और अंधेरा भी इस वक्त खत्म हो गया होता है और एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो इस फाइट के दौरान वुल्वरिन और जॉनी काफी थक गए होते हैं। ये दोनों आराम कर रहे होते हैं और इधर टालिया और जेफ बातें करते हैं कि हम इन सब के बारे में क्या जवाब देंगे और क्या होगा अगर हमें CIA पकड़ ले। तो इन सब से बचने के लिए जेफ पूरे बेस को ही जला देता है और टालिया कहती है क्या ये सब तुम करोगे तो तुम्हें CIA वाले पकड़ लेंगे तो क्या जवाब दोगे। जेफ कहता है कि मैं बता दूंगा कि मेरे ऊपर एक चुड़ैल आ गई थी, उसने मुझसे ये सब करवाया। तो यहाँ पे ये स्टोरी अब खत्म होने वाली है। जॉनी और लोगन एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं कि कैसे उन्होंने गलतफहमी में एक दूसरे पे ही वार किया और पता चला था कि ये सब कोई और ही कर रहा था और उन्हें लगता है कि ये सब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि बागरा वापस जिंदा हो रहा है। ये कहानी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।